आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और अश्विन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब से पेड बैच चलने लग गया है तब से क्या हो गया कि ऐसे कम मुलाकातें हो पाती हैं पब्लिक में, तो समय नहीं मिलता। आप भी समझते हैं कि जब आप पेड बैच कोई चल रहा हो तो उसकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं, तो वो पूरी करनी होती हैं और फिर रिज़ल्ट भी तो देना है ना। तो लेकिन मैंने सोचा कि जो और लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप्स मतलब पेड बैच में नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए, और जो पेड बैच के हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा मैंने आज डिज़ाइन किया है कि जो पेपर है, बेसिकली मैं आपको सही में बता दूं कि ये जो अभी भी सीजीएल का पेपर हुआ है ना, अभी 20 दिन 25 दिन पहले जो हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हैं। देखो, रिलेवेंसी का क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे टीसीएस जो पेपर बनाता है वो खुद तो कहीं से छांटता नहीं है, वो ऐसे टीचर्स को बोल देता है कि हमको 100-200 क्वेश्चंस दे दीजिए, किसी से बोलेगा 500 दे दो, तो वो क्वेश्चंस भेजते हैं। तो जैसे मुझसे बोलेगा, तो मुझसे मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस के या किसी भी टॉपिक के कोई क्वेश्चन बोले गए, मुझसे 50 बनाने के लिए बोले गए, तो मेरा जो माइंडसेट आज होगा, मैं उसी टाइप के तो क्वेश्चंस बनाऊंगा ना, 50 के 50। तो वो 50 में से कुछ सीएचएसएल में सीजीएल में यूज कर लिए गए और बाकी कुछ बचे हुए सीएचएसएल में यूज कर लिए जाएंगे। तो जो ट्रेंड फॉलो होता है, इसी को कहते हैं कि ट्रेंड फॉलो होता है। ट्रेंड कोई अलग से बात नहीं है, वो बेसिकली चीज़ ही यही है कि जो टीचर होते हैं वो नंबर दे देते हैं, क्वेश्चंस दे देते हैं, उन्हीं में से कुछ सीजीएल के लिए यूज हो जाते हैं और फिर बचे हुए क्वेश्चंस सीएचएसएल के लिए यूज हो जाते हैं, जो कि अभी आने वाला पेपर भी है आपका। तो मैंने सोचा क्यों ना बचे हुए जो 10 दिन बचे हुए हैं, इन 10 दिन में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करा देते हैं पेपर के तरीके, पेपर के फॉर्म में, क्योंकि आप लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे टाइम कम पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कि टाइम कैसे बचाया जा सकता है। देखो, हमको समझाना है, हमको आपको बताना है, तो मैं टाइम लूँगा, मेरे में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप कैसे 20-25 मिनट में कोई पेपर को कर सकते थे, वो मैं तरीके बताऊँगा। और मेरा यकीन मानिए कि आपका पेपर बेहतर होगा। बस आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से इन चीज़ों को फॉलो करिएगा। ये जो 10 दिन है ना, इन्हीं 10 दिन में फॉलो करिएगा। हमारा जो क्रैश कोर्स था उसमें जाके वीडियोस देखिए, जो टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा हो उसमें जाके देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो बहुत प्रॉफिट होगा। खैर, जो हमारी टीम है यानी एक आदमी की टीम है हमारी, शशांक की, उन्होंने हमको ये बना के दिया है जो काफ़ी ट्रेंडी है। आप समझते हैं कि वो इंसान भी काफ़ी ट्रेंडी है, तभी ये सब काम करते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक तो ये लाइन लिखी है जो बहुत अच्छी है, और दूसरी एक ये लाइन है कि बोला ना पेपर पहले से करना है, बोला ना पेपर से पहले करना है, समझ नहीं आता छोटी बच्ची हो क्या। बेसिकली छोटी बच्ची हो क्या था जो ट्रेंड में है, लेकिन उन्होंने इसको छोटे बच्चे हो क्या करके बनाया, ठीक है। और हमारा पेड बैच चलता है, आप चाहें तो उस पर बहुत मिनिमम फ़ीस है। फ़ीस क्या, बेसिकली आप कह देंगे तो हम फीस की माफ़ कम भी कर देंगे, लेकिन वो दरअसल इस वजह से है कि फ़ीस आप देते हैं तो आपकी थोड़ी सी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि क्लास करनी ही करनी है, ठीक है। ये हमारे बारे में। मेरा नाम है अंशु और ये सीजन 19 के थ्रू पारितोषित मिला है मेहनत का, ठीक है। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। फिर आइए चलते हैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 25 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे मैथ्स के, और बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैं उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। मैंने देखिए इसी चैनल पे हमने एक पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आपको बताया था कि मैं किसी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। उसमें नंबर कम आया ज़्यादा है मैटर नहीं करता, लेकिन उस पेपर को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, इन चीज़ों को लेकर मैंने बताया था। तो आप लोग यदि ध्यान से देखें उसमें तो काफ़ी कुछ सीखने को, टाइम मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें सीख सकते हैं आप। वैसे आज का पेपर चलिए 25 क्वेश्चन करते हैं और हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में जानते हैं कि आप सभी टॉपिक के मिलेंगे, तो मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा उनको, और आप उनसे कितना सीखते हैं ये तो आप पे रही है, ठीक है। मैं खुद को छोटा कर दूँ या हाइड कर दूँ, अभी ज़रूरत पड़ेगी जिस हिसाब से उस हिसाब से करना। बहुत दिनों बाद आज पब्लिक अपीयरेंस है, वरना लिस्टेड वीडियो पढ़ाने पड़ते हैं, प्राइवेट वीडियो, तो उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आया था, पहले दिन की पहली शिफ्ट है, अच्छी शिफ्ट है, अच्छा पेपर माना जा रहा था इसको, और लोग आके बता रहे थे कि हुआ नहीं। मैं देखता हूँ कैसे नहीं हुआ, एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं देखूंगा इस क्वेश्चन को, जैसे ही पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो 90 और 0 और 90 के बीच में। अच्छा, इतना देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि इसमें कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। मैंने हमेशा कहा था जो पावर 2 में हो, जो पावर में हो उस नहीं, जो सिंगल पावर में कॉस थीटा, उसी में सबको चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करूँगा 4। इसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं सोल्यूशन अभी यहाँ पे कर रहा हूँ ये सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इससे आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। कुछ नोट वोट करने की जरूरत नहीं है, अभी इसका सोल्यूशन पीडीएफ मैं दे दूंगा। 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, इज इक्वल टू 3 और प्लस 3 कॉस थीटा,
इतना देखते ही मैं इतना शुरू कर दूंगा, ठीक है। फ़ैन नहीं चला सकते क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑफलाइन के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, आप अपने रिस्क पे पढ़िए, हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी सब बढ़िया ही पढ़ा रहे हैं, आप खुद जाके देखिए, आप अपने क्वेश्चंस लेके जाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर लेके जाइए, क्या वो सॉल्व होता है, उससे उनके पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो ठीक है, फिर बढ़िया पढ़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसमें मैं किसी का प्रमोशन या किसी का डिमोशन नहीं कर सकता। चलिए अब आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, क्वाड्रेटिक बनानी है बेसिकली, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण, 3 cos थीटा। सबको उधर भेज दीजिए, तो इधर 0 बचेगा, बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब फ्रैक्शन करूंगा, अब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे कि पढ़ाया भी है क्रैश कोर्स में, लेकिन अभी बेसिक क्लास में नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक। तो आप क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या मल्टीप्लाई करने पे आया 4 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4। अब इसको 3 में तोड़ना है, तो यार 4 में -1 कर दो तो 3 नहीं आ जाएगा, बताइए, आप ही बताइए, आ जाएगा ना। हाँ, रंजीत जिसका नाम ले रहे हैं वो बड़े सर हैं, ठीक है, काफ़ी रेस्पेक्टेबल हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, पढ़ा तो कभी नहीं है लेकिन नाम सुना है मैंने, ठीक है। बराबर 0 चल रहा है, तो 0 इधर क्यों लिखना, मैं उधर लिखूंगा। अब ये लिख सकता हूं मैं कि 4 cos स्क्वायर थीटा, 3 की जगह पे लिख सकता हूं 4 - 1 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इन्हीं में से जो माइनस की वैल्यू है वही पॉजिटिव आती है, तो मैं 1 लिखूंगा, और जो इसका गुणा होता है ना वही नीचे चला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब वैल्यू निकालेंगे cos थीटा की, तो इसमें जो माइनस है वो प्लस में आता है, जो प्लस में है वो माइनस में आता है, तो माइनस में कौन है 1, तो वही वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 4 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू। आप चाहें तो द्विघात समीकरण सॉल्व करके हमको आंसर भी बता सकते हैं प्रॉपर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। उत्कर्ष, देखिए हमारी क्रेडिबिलिटी देखिए कि घर के लोग भी देखते हैं, तो गलत तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक। अब देखिए cos थीटा का में मतलब होता है, हमको ये पता है कि ये आधार होता है और ये होता है कर्ण। मैं चुपचाप एक त्रिभुज बना लूंगा समकोण वाला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, सब कुछ समकोण पे चलती है, 90 डिग्री पे ही तो चलती है ना सब, तो मैं वही कर लूंगा। मैंने कहा ये थीटा है तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, थीटा के बगल वाला आधार होता है, मानी ये मतलब ये 1 तो ये 4, कर्ण तो यही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 में मतलब 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यही तो होता है ना, तो ये √15 आ जाएगा, ये वाला कर्ण, सॉरी लंब आ जाएगा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब आइए अपने क्वेश्चन पे आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा। अब 2 tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 15 बटे रूट में 15/1 प्लस 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा में मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है √15 और कर्ण है 4, माइनस सेक थीटा इसी कॉस का उल्टा हो जाता है, यानी 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 √15, सॉरी 1 सेकंड रुक जाइए, 2 √15 माइनस में 4, नहीं 1 √15 यहाँ भी है, एक यहाँ पे, तो 3 √15 हो जाएगा, ऐसा कोई आंसर आ रहा है, 3 √15 माइनस 4, ऑप्शन नंबर 1। अब इसको आप कितना जल्दी कर सकते हैं, ये स्टेप बचा के, ये स्टेप मैं चाहता तो मैं पहले ही गो में देखता, 4 1 के 4, 1 माइनस में आएगा, यही वैल्यू हो जाएगी 1/4, और फिर सीधा मैं ये बनाता, और किसी को ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि आपको बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन वो वाला है, जब अलजेब्रा में पढ़ाता हूँ आपको, तो लिखा हुआ है कि ये a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 8, a इंटू बी बराबर 2, मतलब a और b की वैल्यू अलग अलग है, मतलब फॉर्मूला बस बता रहा हूँ, a³ प्लस b³ ऐसा लिखा हुआ है। और जब ऐसा लिखा होता है तो मुझे ये पता है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को जब मैं ओपन करता हूँ तो फॉर्मूला निकल के आता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो अलग अलग होता है, जब आप ओपन करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या होता है। बेसिकली जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो इन सब चीज़ों को आपके सामने बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब आइए देखिए, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में लेकर चलता हूं a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है 8, तो मैं लिख दिया 8 ब्रैकेट में, a प्लस बी यानी 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी, a x है और b 6y है, तो क्या करेंगे x इंटू
6y, ठीक है, कोई बात नहीं। 8 अंदर ब्रैकेट में 64 चल रहा है, माइनस 6 त्रुक 18 एक्स वाई। अब मुझे पता चला कि एक्स वाई की वैल्यू तो 2 लिखी हुई है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 2। एक्स वाई की वैल्यू जैसा ही मैं 2 रखूंगा इसकी जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 64 माइनस में 36 और बाहर 8 से मल्टीप्लाई करना है जो फॉर्मूले के तहत चल रहा था। यहाँ पे घटाने पे कितना का जाएगा? 28, नहीं, हाँ 28 आ जाएगा, इंटू 8 तो कितना आ जाएगा? 88 64, 8 दूनी 16 6 22। दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक लेकिन जल्दी, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी का आया? कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? देख क्यों नहीं रहा? देखिए इसमें से जिन लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी और वही लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। केवल 12 लोग हमारे सेशन को देख रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कम से कम वो लोग तो देखें जो हमारे बैच के लोग हैं। 40-50 लोग हो गए हो बैच में, अभी भी देखना नहीं है। आप समझिए कि फ़ैन नहीं चला सकते आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पे बेचा। तुरंत मैं लिखूंगा 4 से 5 हो गया, ए बी और सी। इसने 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया। हमने प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पढ़ा दिया है, क्रैश कोर्स में पढ़ाया था वो अलग बात, जो हमारी भी क्लास चल रही है उसमें भी मैंने पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, 4 से 5 में बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस वैसे तो परसेंटेज ही है बेसिकली। 4 से 5 में बेचा। बी ने सी को 10% की हानि पे बेचा, मतलब बी यदि 10 का था तो इसको बेचा 9 का। अब ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो मैंने कहा था रेशियो बना लिया करिए, ये 5 अलग कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? 10 चौको 40। वैसे तो काट दिया करिए, कुछ कटे तो, लेकिन अभी बाद में काट लेंगे। 50 45, 5 से कट जाएगा पूरा, 55 40, 5 दाम को 50, 5 45, सब कट गए 5 से। तो नया रेशियो क्या बन गया? 8 10 और 9। ठीक है, अब देखिए क्या है, सी ने कितने रुपए का भुगतान किया? 56-25। तो सी ने 9 रुपए का भुगतान किया था। जब बी को पैसा दिया था ना तो 9 रुपए दिया था। तो मेरा 9 इनके 56 25 के बराबर है। तो और पूछा क्या ए ने फ़ोन कितना भुगतान किया था? तो ए ने बेसिकली 8 रुपए भुगतान किया था। तो 8 की वैल्यू इनको चाहिए, तो 1 की वैल्यू मैं पता करने जाऊंगा तो अपॉन में 9 लिखूंगा, और जब 8 की वैल्यू पता करने जाऊंगा मैं तो सीधा 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 से इसको मैंने किया तो 9 6 54 2, हाँ 9 2 18 4 5। तो ये कितना हो जाएगा? 25 8 200, 8 6 48 2 50, कितना आएगा? 5000। 5000 आंसर आ गया। कोई बात नहीं, बाकी लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी थी, केवल आपने ही नहीं, बाकी लोगों ने भी करी थी। पेपर सॉल्व करा रहे हैं, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या हो सकता है? ठीक है, आगे आइए। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा अपने आप को नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये जो बार ग्राफ है ना, ये निर्यात दिखाया गया। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट दिखाया गया मिलियन में 2014 से लेकर 2018 तक। ठीक है, अब इसमें से क्या बताना है आपको? हाँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? कह रहे हैं कि 2014 और 17, तो 2014 में ये है, 17 में ये है, किसका? ए का। भाई साहब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा, आपको शायद ना दिख रहा हो, जो इधर ग्रीन वाला है ना वो ए का है, जो रेड वाला है वो बी का है, वो बी का है। ठीक है, हाँ ये वाला जो है ये बी का है। सब में इसी तरीके से फॉलो होगा। अब आपने बोला कि 14 और 17 में ए, तो 14 में 200 है और 17 में कितना है? 175। तो 200 और 175 मिला के 375 हो गया। ये इतनी जल्दी हो जाएगा आपसे। 375 रेशियो किसका निकालना है? 15 और 16 में बी, तो 15 में बी ये है और 16 में बी ये है, मतलब 450। 25 से काटूँ मैं तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4 चौक 16, 15 बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 4 चौक 16 तो 18 बार चला जाएगा। तो 3 25 15, 6 18, 5 और 6 का रेशियो नहीं निकल रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जल्दी जल्दी करके बताइए, कुछ नहीं है इसमें। डीआई में बस इतनी सी बात है मेरे भाई कि इसमें आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, खुद को कर लेता हूँ, थोड़ी सी अपनी भी तो पहचान बननी चाहिए ना, इतना कुछ कर रहे हैं तो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आप लोग करिए, मैं बताता हूँ।
क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, 3 साइडें दी हुई हैं, इसको ऑप्शन से करिए, ज़्यादा बेटर होगा मुझे लग रहा है। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कोई ट्राइंगल है, कैसे समकोण है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि x+3, फिर एक लिखी हुई x-1 और एक लिखी है x+1। मैं देखता हूं कि सबसे बड़ी भुजा, इसका मतलब आपको एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए। देखिए कर्ण, मान लीजिए कर्ण पूछ रहा है ना, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो किसी भी कर्ण में ये तीनों भुजाएं तो होती ही नहीं है, ये तीनों भुजाएं होती ही नहीं है यार। किसी ट्रिपलेट में बनता है क्या कि जो, हाँ 8, 6 और 10 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो 10 में कर्ण हो सकता है, तो मैं 10 को ट्राई करता हूँ। यदि मैं x+3 को वैसे तो आंसर ही हो गया, यहाँ से ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। x+3 को मैंने 10 लिखा, तो x बराबर कितना पता चल गया, 7। तो 7 पता चल गया, तो ये 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 6 हो जाएगा, और ये 10 तो है ही, तो बन गया 8 6 और 10 का ट्रिपलेट। 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होगा, तभी जाकर ट्रिपलेट बनता है, और तभी जाके आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, तभी समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे बताऊंगा। यदि हमसे आपने एवरेज पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करोगे, ठीक है। यदि नहीं पढ़ रखा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। सोचिए सोचिए ऐसा क्या कर सकते हैं आप। सोचिए, आप बताइए फिर मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक पी है और उसके 3 दोस्त हैं, और इन सब का एवरेज कितना है, 55 है। ध्यान से सुनिएगा, एवरेज पढ़ रखा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उनको मैं पढ़ाऊंगा, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। हाँ, अब कह रहे हैं कि जो पी है अकेले, वो इन सब के एवरेज से 4 ज़्यादा है। अच्छा देखिए, इसका मतलब ये है कि जब 55 एवरेज आया है चारों का, मतलब इसका 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 और साथ में पी भी है, तब जाके 55 एवरेज आया है। इसका मतलब इस 4 में कुछ कुछ हिस्सा उन तीनों के पास गया होगा कि नहीं गया होगा, कुछ कुछ हिस्सा गया होगा। तो मैं कहता हूँ, देखिए मैं वैसे तो ये आपकी समझ डेवलप होगी जब एवरेज पढ़ लोगे हमसे। मैंने कहा कि यदि इनकी 54 होती, इनकी 54 तो क्या होता, इन तीनों को 1 1 दे देता, 1 1 दे देता, तो जाके ये सब 55 हो जाते कि नहीं हो जाते, 55 हो जाते। और 3 देने के बाद इसके पास कितना बचेगा, 1, और क्योंकि एवरेज 54 का चल रहा है। अच्छा हाँ, अब यहीं से मैं समझाना चाह रहा हूं कि अभी 1 इसके पास बचा हुआ। अब ये बताइए कि 3 दे चुका है, तब जाके 55 का, अब इस समय पे एवरेज कितने का बन रहा है, पूरे का एवरेज कितना बन रहा है, 55। जब 1 1 दे चुका है, कितने लोगों को दे चुका है, ये 3 लोगों को दे चुका है। इसका मतलब 3 अपने से खर्च कर चुका है ना पी, तब जाके एवरेज 55 मेंटेन हो पाया है ना। तो इसका मतलब उसके पास कितना था, एग्जैक्टली 58 था, तब जाके वो 3 दे पाया था, और वहां से उसको 54 से 55 करा पाया था। ठीक है, हमसे पढ़े हैं आप, तो ये डेविएशन वाली चीज़ें आपको क्लियर पता चल रही होंगी। ठीक है, पेपर में ऐसा ही करना है, वरना आप लंबे में तरीके में जाएंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच, ये दिन का समय है 6 से 8, और दूसरा क्या है 9 से 11, 9 से 11। 6 से 8 कितना है, 70 और 105, यहाँ पे 70 और 105 लिखा हुआ है, यानी कि 175। इनका रेशियो पूछना है, कुछ है ही नहीं यार क्वेश्चन में। आप लोग पेपर दे के आए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब पेपर दे के आए थे तो मैं क्या टफ लग रहा था आपको, बस केवल अभी आपको अच्छे तरीके नहीं पता है और पेपर का मैनेजमेंट नहीं पता है, आप डर जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। 9 से 11 के बीच में ये 115 और 95, 115 और 95 मिला के हो गया 210, 210 और 115, 210 175, 5 से काटें
25 से कट जाएगा, नहीं 25 तो कटेगा नहीं, 5 से काट दें तो इसका कितना बचेगा 35, 5 से इसको काटे तो 5 चौको 20 और 2, 7 से कट जाएगा, 7 25 35, 7 6 42, रेशियो कितना है 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी। मज़ा आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं। पेपर का है, अभी जो सीजीएल के पेपर हुए थे ना, पहले दिन पहली शिफ्ट, जिसको लेकर सब लोग रो रहे थे अरे यार इस बार तो बड़ा टफ आ गया, मैथ्स नहीं हुई, मैथ्स नहीं हुई। कैसे नहीं हुई आप देखिए अगले क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो कुछ पूछा ही नहीं है ना। इन्होंने पूछा है कि 372 अपॉन में 56 इंटू में 7 माइनस 5 में 2 गया तो 3 माइनस का, तो 7 56 कितने कितने से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 में 36, 4 3 12, 93 बटे में 2 माइनस 3, तो इसको कर दें 2 से नीचे ऊपर तो 6 हो जाएगा, तो बचेगा 87 और 87 बटे 2 यानी 43 सही 1 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी 43 1/2। केवल कैलकुलेशन थी, केवल कैलकुलेशन थी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको बस वही याद आ रहा है जो उसमें लिखा है कि क्या लिखा था, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, बहुत सुंदर लिखा है। लिखा है कि बोला ना पेपर से पहले करना है, समझ नहीं आता, छोटे बच्चे हो गया, गजब लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। जैसे मैं देख रहा हूं कि आय है, व्यय है और कुछ बचत है, तुरंत क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ऐसे में क्या करते हैं, ये मेथड है, पढ़ा चुका हूं। तो आपको क्या करना है, 11 रुपए कमाते हैं ए, बी कितना कमाता है 13, खर्च कितना करता है 9 और ये कितना खर्च करता है 11। चुपचाप ऐसे लिख लेना। बचत कितनी है, इसकी भी 4000, इसकी भी 4000। मैं कहता हूं कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, इनका ऐसे मल्टीप्लाई करो, इनका ऐसे मल्टीप्लाई करो और अंतर निकालो। मैंने कहा कि 11 11 में 121 और 13 और 9 का 13 9 117, अंतर निकाला कितना है 4। ठीक है, चुपचाप रहने दीजिए 4। इसका 9 इंटू 4000 और 11 इंटू 4000 अंतर करना है। अब हो सकता है ये बड़ा है या छोटा है, तो दोनों में 4000 कॉमन मिलता है ना, तो सीधा सीधा उनके अंतर से न मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 और 11 के बीच का अंतर 2 है, 2 का 4000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 8000। तो मेरा 4 जो है ये 8000 के बराबर है। ठीक है, 8000 के बराबर। जब 4 8000 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2000। ठीक है, पढ़ा चुका हूं ये। जब 1 की वैल्यू 2000 आ गई, नमस्ते शशांक सर आ गए हैं 1 की वैल्यू 2000, तो कह रहे हैं उनकी आय का अंतर बताओ। अब यार इनकी आय 11 और 13 है, तो अंतर कितना है 2 का, अंतर कितना 2 का आय में। तो 2, जब 1 की वैल्यू 2 तो 2 की वैल्यू 4000 नहीं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चुपचाप करके निकल जाना था। ठीक है, आकाश पटेल, बहुत दिनों बाद आकाश से मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट है, स्टूडेंट तो मेरे नहीं हैं, एस्पिरेंट है, और बहुत अच्छी है इनकी मैथ्स। तो ऐसे ही कभी कभी मिल जाते हैं हमारी क्लास देखते हुए। हाँ, अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इन्होंने बोला कि थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर है। एक समकोण, सॉरी क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, एक समकोण समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजाएं उसकी बराबर हैं और किसी वृत्त के अंदर है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बनेगा। अच्छा बना लेता हूँ मैं वैसे। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। चुपचाप पढ़ता हूँ मैं, ज्योमेट्री कुछ पढ़ा चुका हूँ। होपफुली उन्हीं, यदि क्रैश कोर्स ही मेरा देखा है ना, तो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता तो फिर आप देख लीजिए एक बार। हाँ, क्या है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि ये है डी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ बी सी। ये जो बी सी आर्क है ना, ये माइनर है, ये मतलब छोटा वाला ये है। और यदि बी सी का ऊपर वाला देखें तो वो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, मतलब ये मेजर आर्क है। और जो नीचे वाला है ये माइनर आर्क है, क्योंकि इधर छोटा है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये है माइनर आर्क।
अब जैसे माइनर आर्क पे कोई बिंदु इन्होंने बोला डी, कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से डी रख दिया। अब इन्होंने कहा कि कोण सी बी डी 40 है, सी बी डी, ठीक है, ये इन्होंने एंगल बता दिया 40। अच्छा ये समबाहु है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे, बी सी डी बताइए। कौन सा पूछा है, एक सेकेंड, बीस, अच्छा ठीक है, हाँ इन्होंने पूछा है कि बी सी डी बताइए, मतलब ये एंगल बताना है। अच्छा यार वैसे तो एक बात बताएं हम आपको कि आपको मैंने पढ़ाया है, हाँ बिल्कुल मेरा पढ़ाया हुआ है कि कोई अंदर चतुर्भुज यदि बनता है तो उसके आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। यदि ये 60 है तो इसके सामने का ये 120 हो जाएगा, तभी तो जाके 80 बनेगा। अब ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं हो गया है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया है, बताइए हो गया ना। तो ए और डी का सम 180 होना चाहिए, ये 120 हो जाएगा। अब छोटू वाला त्रिभुज देखिए, नीचे नीचे जो त्रिभुज बना हुआ है ये बी सी डी, अब ये 120 है, ये 40 है, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। बताइए, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, बोलिए बोलिए। जवाब दीजिए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ओ केंद्र वाले, नहीं, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे, बंद हो गया, इसका सेंटर है ओ, ये एक ए बी उसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास होता है, ए बी एक व्यास है। ए से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, मैंने कहा एक रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब ए को टच करे बाकी वृत्त को कहीं भी टच ना करे, तो ये एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। C is a point on circle such that BC produced meets the tangent at P। C कोई बिंदु है, मान लीजिए यहां पे कोई, कहीं भी रख सकते हैं C, लेकिन उन्होंने कहा कि जब BC को मिलाया जाता है, BC प्रोड्यूस्ड किया जाता है, मतलब B को C और C से और आगे की तरफ उसी लाइन में बढ़ते चले जाते हैं, तो इस वाली जो ऊपर से टेंजेंट आ रही थी उसको किसी पॉइंट पे मिल जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं P। लैंग्वेज समझना था बस, यदि लैंग्वेज समझ में आ गई कि AB पे एक टेंजेंट, A पे एक टेंजेंट है और उस टेंजेंट को BC को जब पढ़ाया जाता है तो मिल जाती है, ठीक है, हाँ BC को मिलाया जाता है तो मिल जाती है। तो BC को मिलाने के बाद क्या हो गया, आपको BC को कहीं भी रख लीजिए आप, इधर उधर होगा लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा ना, हाँ मिल जाती है। अब कह रहे हैं कि APC, यानी ये एंगल इन्होंने पूछ रखा है कितना, 62, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा, लघुचाप, लघुचाप कौन सा, AC, तो AC मेरे भाई मिला दो जरा, AC ये है, हाँ कह रहे लघुचाप AC, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द माइनर आर्क AC। अच्छा, अब AC जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, देन फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क। अच्छा, अब एक बात बताइए, एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि एक जो सेंटर होता है, वो सर्कल होता है, उसकी एक टेंजेंट होती है, टेंजेंट से सेंटर से मिलाने पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, ये चीज़ पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई है तो आपको पढ़ना चाहिए था कहीं ना कहीं से। तो इसका मतलब ये जो एंगल, क्योंकि ये सेंटर से होकर आ रहा है तो ये तो 90 हो गया पूरा, ये 62, तो ये कितना हो जाएगा, 28। और यही तो पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क AC, AC द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है, अच्छा वो केंद्र पे बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये 28 हो गई, तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये केंद्र पे कितना बना रही होगी। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि जैसे कोई वो कोई लाइन है, ये कोई है जीवा जिसको बोलते हैं, मान लीजिए ये कोई एंगल सेंटर से बना रही है थीटा, तो जब इसको वृत्त से बनाना होगा तो ये θ/2 बनाएगी, यानी जो बाहर बनाती है परिधि पे जो बनाती है गोल गोल, उस पर जो सेंटर पे जो बनाती है वो डबल होता है, यानी ये 28 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यही तो बोल रहे हैं कि जो लघुचाप है वो कितना बनाएगा। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि एक बार और पढ़ लेता हूँ कि AB is the diameter of circle O drawn at point AC is a point on circle such that BC produced means the tangent P
इफ़ द एंगल ए पी सी 62, ठीक है, देन फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क ए सी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे कि सेंटर पे बताएगा कि किस पे बताएगा। कैसे पता कर सकते हैं सर? छप्पन कैसे बता रहे हैं आप? ठीक है, अभी देखते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए, ये लिखा हुआ है 23 और 67। देखिए अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस बार, तो मैं आपको बताऊंगा जब भी θ1 और θ2 बराबर 90 दिया हो तो क्यों ना दोनों को 45-45 मान लें। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये सब चलता है यहाँ पर, मानना आसान, जब जितना भी इजी कर सकते हैं आप करिए। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको भी 45, 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 यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, और यहाँ भी 45, और यहाँ भी 45। अब देखिए आसान हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2 प्लस सेक की √2 इंटू साइन की 1/√2 प्लस कॉस की 1/√2 इंटू साइन की 1/√2 प्लस कॉसेक की √2 इंटू कॉस की 1/√2। ऐसे करते जाइए। नीचे कॉसेक स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/2, ये 1/2 और 1/2 मिलकर 1 बन जाएगा। यहाँ से 1, यहाँ से 1, 2 1 3 हो जाएगा। नीचे कितना बचा? 2 - 1 यानी 1 बचेगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आप करते रहिए, वैल्यूज़ घटाते बढ़ाते रहिए, परेशान होते रहिए, और जो बच्चा स्मार्ट है वो ये करके निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए जरा, थोड़ा सा समय देते हैं हम आपको, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। पूछा क्या है? बच्चों की शिक्षा, परिवहन, किराए पर खर्च की गई कुल राशि कमाई का कितना प्रतिशत है? बताइए भाई, थोड़ा सा तो आप मेहनत करिए। तब तक आप लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं। फिफ्टी % कौन बताए? आलोक पटेल। बाकी और किसी का जवाब नहीं आया? 55 आ रहा है। कैसे कर रहे हैं आप लोग? ठीक नहीं लग रहा है। जो भी हमारे बैच के लोग हैं वो जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए ये डिग्री में दिया हुआ है, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। टोटल जो पूरा गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। किसके लिए? शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है, बच्चों की शिक्षा का मतलब 70 डिग्री। परिवहन और किराए मतलब ट्रांसपोर्ट में 50 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री। पर खर्च की गई कुल कमाई का कितना प्रतिशत? टोटल तो 360 है, उसमें से किसकी किसकी बात करनी है? 70, 50 और 60। 70 + 50 + 60, ये कितना प्रतिशत होगा? आप इंटू में 100 कर देंगे। 7 5 12 6 18, 180 बटे में 360 इंटू 100 जो चलता है। 2 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 50%। किसी और का जवाब क्यों नहीं आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखिए ये देखिए क्यूब दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? x + y = -3
ठीक है, मैं क्यूब करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, मैं क्यूब करता हूँ दोनों साइड, क्यूब, इधर भी क्यूब। इधर क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर 27 आ जाएगा क्यूब करने पे। अच्छा, x प्लस वाई की वैल्यू -3 है ना, तो यहाँ रख दो -3 रखो यहाँ पे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस में 3 इज इक्वल टू 27, लेकिन माइनस का। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy, जिसकी वैल्यू है -27। इसका मतलब इतने की वैल्यू कितनी है, माइनस की 27। तो मैं रख दूंगा माइनस का 27 प्लस का 9, तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 18, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, खुद को हटा ही देता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम भी लगे। अब पहले गो में तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करता, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि बहुत लंबी लैंग्वेज है, समझने में ही टाइम लग रहा है, तो मैं इसको पहले गो में करता ही हूँ। लेकिन फिर भी अब यहाँ तो करना है, तो मैं बताता हूँ क्या है, शांत चलना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कह रहा है कि 24 किलोमीटर आप धारा के साथ जाते हो और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाते हो, तो टाइम कितना, आधे घंटे ज़्यादा लगता है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर, मतलब जो मोटर बोट है उसकी स्पीड कितनी है, मोटर बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और धारा की मुझे नहीं पता है, मतलब स्ट्रीम की नहीं पता है मुझे, तो मैंने कहा कि उसकी स्पीड रही होगी x। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 30 मिनट ज़्यादा लगता है, कब, जब धारा के विपरीत जाते हो। तो मैंने कहा धारा के विपरीत गए, विपरीत, ठीक है, विपरीत। तो धारा के जब विपरीत गए तो आपकी स्पीड 20 नहीं रह जाएगी, मोटर बोट की स्पीड 20 नहीं रह जाएगी, उसमें से धारा की माइनस हो जाएगी। ठीक है, दोबारा में धारा के साथ गए तो वो आपको जुड़ जाएगी, वो सपोर्ट करेगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 मिनट, यानी 1/2 घंटे, 1/2 घंटे। ठीक, अब देखिए, इसको यदि मैं करना चालू करूं तो यार यहाँ से x निकालना पड़ेगा, बिना x निकाले काम नहीं चलेगा। तो मैं 24 दोनों में कॉमन ले लेता हूं, तो इधर आएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स। अब ये सॉल्व कर रहे हैं आपको, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 24 तो मैंने कॉमन ले लिया, और नीचे बचेगा 20 a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1/2। तो आगे सॉल्व करूँगा मैं, तो कितना बच जाएगा, 20 से 20 कट गया, बचा 2x, मतलब 48x बच गया, इंटू ये 2 इधर आएगा और ये वाला उधर चला जाएगा, तो उधर होगा 400 माइनस में x स्क्वायर। अब इसको उधर भेजते हैं, तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 96x प्लस 400। तो क्या लिखेंगे, ये तो कैसे बनेगा, सौ, और इसको तोड़ें तो क्या आएगा, 100 माइनस 100 इंटू 4 और 100 माइनस 4 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, एक्चुअली ये सब प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, इसका मतलब वो x की वैल्यू यहाँ से लाएगी 4, x की वैल्यू। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमको पता चल गया कि जो धारा की चाल है वो 4 है। धारा की चाल कितनी है, 4। आलोक, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। अब कह रहे हैं कि यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए। अच्छा, अब आप दोबारा में क्या बोल रहे हैं, आप दोबारा में बोल रहे हैं कि नाव की चाल पहले 20 थी, 2 बढ़ गई तो कितनी होगी, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि धारा की दिशा में 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो कितना टाइम लगेगा भाई, स्पीड क्या हो जाएगी, 22 तो नाव की है और 4 किलोमीटर धारा की है प्लस 39। धारा के विपरीत नहीं, विपरीत में 39 नहीं जा रहा है, विपरीत में 30 ही जा रहा है, विपरीत में 30 ही जा रहा है, सॉरी, हाँ, विपरीत में 30 ही जा रहा है, तो 30 अपॉन में 22 माइनस 4, तो ये कितना हो गया, 39/26 प्लस 30/18,
ठीक है, अब इसको करेंगे तो 13 × 39, 13 दूनी 26, इसको करेंगे तो 56 × 30, 7 × 18, तो कितना आ जाएगा, 3 × 9, 10, 19 बटे 3 6, तो कितना आएगा ये 3 घंटे 1/6, यही तो आएगा। 1/6 को लिखेंगे 10 मिनट, तो 3 आवर और 10 मिनट आ रहा है किसी में? हाँ, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझने की जरूरत क्या थी कि पहले वाली इक्वेशन से मैंने सॉल्व किया, इस इक्वेशन से भाई 24 के विपरीत में जा रहा है तो 20 - x, और फिर 24 उसके साथ जा रहा है धारा के तो 20 + x, और इन दोनों का जो अंतर आया भाई, ये ज़्यादा टाइम, विपरीत में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो विपरीत वाला पहले लिखा इसी वजह से, और जो दिशा में जा रहा था उसको बाद में लिखा, तो बराबर आ गया आधे घंटे 1/2। सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू 4 निकाल ली, इसका मतलब जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इन्होंने जो भी पूछा है मैं बता दूंगा। इन्होंने कहा 39 किलोमीटर जाओ आप धारा की दिशा में, तो मैंने कहा ठीक है, मैं 22 × 4 = 26 से जाऊंगा, क्योंकि नई चाल क्या है, कह रहे हैं कि धारा की नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ गई है, तो मैंने कहा ठीक है 20 नहीं, अब 22 लिख दिया, तो मैंने कहा 22 × 4 = 26, और 22 में 4 घटा दिया तो 18, दोनों को सॉल्व किया तो 3 घंटे 10 मिनट आ गए। ठीक है, हाँ, कौन दे रहा जवाब? रंजीत कह रहे हैं अपनी फोटो लगी रहने दो भैया। कहे डर लगता है क्या हम रहते हैं तो? डर बना रहता है, नींद नहीं आती है, क्या है ऐसा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 8 मतलब 16 मीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में डाल दिया जाता है। कोई घनाभ है, बेसिकली वो घनाभ है, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, जिसमें कि उसको गिरा दिया जाता है, वो पानी से डूब जाता है। तो जब वो ठोस घन उसमें डाला जाएगा तो ऊंचाई उतनी ही बढ़ जाएगी जितना उसका आयतन होगा, जितना उसका आयतन होगा उतनी ही ऊंचाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आप भी बता दीजिए मुझे। सॉल्व करता हूं मैं, तभी पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। कितने लोग देख रहे हैं? 6 लोग देख रहे हैं, बहुत सही है, शाबाश। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हम अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, यदि रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं बंद कर दूंगा, उसमें क्या। देखिए एक कंटेनर है, ठीक है, हाँ देखो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला, गलत मैंने जोड़ दिया, मान लीजिए ये इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है। भाई ऊंचाई से हमसे क्या मतलब, कितनी भी दे वो हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि जब मैंने 8 का मैंने एक क्यूब इसमें डाल दिया, उठा के इसमें डाल दिया, तो पानी का ऊपर लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही लेवल बढ़ेगा वो ये इस पर डिपेंड करेगा कि जितना इस घन का आयतन है ना, उस बढ़े हुए पानी का भी उतने, भाई जितना डालोगे उसमें पानी उतना ही ऊपर उठेगा, और जितना पानी ऊपर उठेगा वो इसके भार के बराबर होगा, इसके भार के बराबर होगा, तो इसका भी आयतन बराबर होगा। तो इसका आयतन और उसका आयतन क्या होगा? मैंने कहा कि h ऊंचाई उठ जाएगा। कितना ऊंचाई उठ जाएगा? h, ऊपर हाइट h उठ जाएगी। कितना? तो पहले इसका आयतन बताओ कितना होगा? तो इसका आयतन होगा 8 × 8 × 8 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें है 8 × 16 × हाइट, मैंने कहा कि h उठ जाएगा, तो 8 से काट दिया 8, 8 से काटा 2, और 2 से काटा तो 4 आ जाएगी। इसका मतलब हाइट बराबर कितनी आ गई? 4। मतलब कितना उठ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर केवल भ्रम कर लिया, आपके लिए डाल रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि जब मैं अभी पीपीटी बना रहा था तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार मैंने रीड किया था, तो मैंने कहा कि यार गजब क्वेश्चन पूछा है। हमको तो लगता है इसमें आपको कैलकुलेशन से बच ही नहीं सकते आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ये आपके बेसिक्स चेक करता है, इसका कोई और शॉर्ट तरीका नहीं है। इसको कैसे करना है मैं ज़रा आपको बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियाँ, क्लियर कर दिया कि केवल लड़के और लड़कियों की बात हो रही है, ओलंपियाड में परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। ठीक है, लड़कों की संख्या नहीं पता, लड़कियों की संख्या नहीं पता, तो जब भी ऐसा हुआ कि प्रतिशत में निकालना हो तो 100 मान लेने पे आसानी होती है, लेकिन दोनों को 100 मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। इस वजह से मैंने बॉयज़ को माना 100x और गर्ल्स को मान लिया मैंने 100y। अब आसान हो जाएगा, अलग अलग भी हैं और प्रतिशत निकालना भी आसान हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि
20% बच्चे क्या हुए हैं ओलंपियाड में फेल हो गए हैं, लड़के मतलब। तो इसका मतलब इसमें 20x क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो पास कितने हुए, 80x पास हुए। ठीक। अच्छा, लड़कियों की स्थिति क्या है, लड़कियों की स्थिति 15% लड़कियां फेल हुई हैं, यानी कि 15y फेल हो गई हैं। तो फिर पास कितनी हुई होंगी, 85y पास हो गई। द नंबर ऑफ बॉयज हुज पास्ड द एग्जाम वॉज 70 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। जो लड़के हैं ये और जो लड़कियां हैं ये इनसे पास हुए वाले यही है ना, ये पास हैं ये फेल हैं। तो कह रहे जो पास लड़के हैं वो पास लड़कियों से 70 ज़्यादा हैं। अच्छा, अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे बनेगी, 80x माइनस 85y इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई तरीका नहीं है बचने का, कोई तरीका नहीं है बचने का, करना ही पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि कुछ सोच सकता हूँ क्या, फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है, इसमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चल के भविष्य में इसका कोई तरीका यदि निकल आएगा तो फिर आपके सामने लाऊंगा। अभी लेकिन कोई तरीका नहीं है, आप किसी और से भी पूछ के देख लीजिएगा। फिर क्या करें कि कुल विद्यार्थी 90 अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए फेल कितने हुए, 20x और 15y। इसकी वैल्यू इन्होंने बताई 15। तो इन्होंने बोला कि 20x माइनस 15y इज इक्वल टू है 90। इक्वेशन नंबर 2। किसी को तो बराबर करना पड़ेगा, मैंने कहा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो 80x बन जाएगा और यहीं से काट लेंगे। इसको 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखूंगा मैं, देखो ऊपर वाली इक्वेशन को तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, 80x माइनस 85y बराबर 70। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हो गई 80x माइनस 15 चौको 60y इज इक्वल टू 360 ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन और इक्वेशन 1 को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो माइनस करेंगे तो साइन सभी उलट जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अरे भाई साहब, ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, तब मैं सोचूं क्यों गलत हो रहा है, ये प्लस है ना, हाँ। तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस में, दोनों का जोड़ 90 है ना, तो तभी तो प्लस करना चाहिए हमको। अब देखिए ये हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 145 वाई इज इक्वल टू, इधर से कितना आएगा 70, 290 145 माइनस का आएगा, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी 2। तो y की वैल्यू प्लस में 2 आ गई, y की वैल्यू प्लस में 2 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू प्लस में 2 आ गई तो कहीं रख दो। तो मैंने कहा कि दूसरी वाली इक्वेशन में रख दें क्या, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब इसे रख दें, मान लीजिए 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 90। तो यहाँ 2 रखो जरा, तो 15 दूनी 30 हो गया, और 30 उधर जाएगा, 90 में 30 घटेगा तो 60 बचेगा, तो 20 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 निकालिएगा आप लोग। अब क्या पूछ रहे हैं, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, टोटल संख्या बतानी है। तो 100x, तो ये इसको निकालेंगे तो 100 इंटू 3, और इसको निकालेंगे तो 100 इंटू 2, तो 300 200 मिला के 500, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 500। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई और तरीका नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज है ABC, मैंने कहा बना लो जैसे जैसे बोल रहे हैं, उन्होंने कहा ABC। अब कह रहे हैं कि PQR क्रमशः ABCD और CA, अरे यार यहाँ ठीक नहीं लिखा, AB BC और CA पे है, तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। अब आगे इन्होंने लैंग्वेज में क्या बोला है, इन्होंने बोला है, सभी लोग भाग गए हैं ना, आज कोई देख नहीं रहा ना क्लास को। कोई बात नहीं भाई, मत देखो, कभी तो समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों ऐसे त्रिभुज बना हुआ है और ये बिंदु हैं, कहाँ पे हैं पता नहीं है, लेकिन आगे इन्होंने बोला कि BQ यानी ये और PQ यानी ये दोनों आपस में बराबर है। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा कि QC यानी ये और QR यानी ये आपस में बराबर है, तो मैंने कहा ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, अब आप बोलते हैं कि BAC 75 है, BAC 75 है, ये कितना है 75। ठीक है,
अब मुझे एक बात बताइए कि ये वैल्यू कितनी है अल्फा, तो ये भी कितनी हो जाएगी अल्फा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर तो दोनों एंगल बराबर। ये यदि थीटा तो ये भी कितनी हो जाएगी थीटा। ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर तो दोनों कोण भी बराबर। अच्छा पूछा क्या है, पी क्यू आर पूछा है, पी क्यू आर पूछा, क्या हो सकता है? देखिए सोचने को क्या सोच सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा, और यही निकालना है। मैंने कहा ये एंगल क्यू है, एंगल क्यू। तो एक बात बताइए, अब ये चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया? ये वाला ये पूरा मतलब पी क्यू आर ए ये पूरा चतुर्भुज बन गया, तो सबका सम कितना हो जाना 360। तो मैंने कहा 360 लिख लीजिए, प्लस 75 सॉरी बराबर ए की वैल्यू 75, बी को या क्यू को जोड़ा तो एंगल क्यू, प्लस इन दोनों को जोड़ा तो 180 माइनस थीटा और प्लस 180 माइनस अल्फा। अच्छा एक चीज़ बड़े वाले एंगल में देखिए कि बड़े वाले ए बी सी में 180 एंगल टोटल बनेगा, जिसमें कि 75 हटा दीजिए, 75 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 105। तो वो अल्फा और बी थीटा के बराबर होगा कि नहीं, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 105। तो मैंने कहा कि ये 180 ये 180 360 से कट गया, कोई बात नहीं। अब इधर बचा 0 बराबर 75 प्लस एंगल क्यू जो कि निकालना है, और माइनस कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस थीटा। अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू अभी अभी 105 निकली, तो मैं 105 रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लस इधर 75 बराबर 0, वैसे ही चलने देते हैं। अच्छा 175 में 105 में 75 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 30 आएगा, और एंगल क्यू जो कि निकलना है 30 उधर चला जाएगा, तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो ये वैल्यू आ गई 30, और यही आंसर पूछा है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मेहनत करवाया तो समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पहले गो में यही समझ में आया तो मैं यही करता। अच्छा इन्होंने क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 78 फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, अनफिनिश्ड है मतलब मैंने पूरी नहीं बनी है, कोई मीनार है जो कि पूरी नहीं बनी, ठीक। तब भी इसके बेस से 78 मीटर की दूरी पर एंगल जब बनता है तो कितना बनता है 30 का बन जाता है, कोई बात नहीं। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, मैंने कहा यहाँ तक तो अनफिनिश थी, मैंने कहा ऊपर इतना बना दो, इतना बना दो, इतना बना दोगे तो बिंदु शिखर का उन्नयन कोण कितना, मतलब यहाँ से अब एंगल कितना बन जाएगा, अब एंगल बनने लग गया 60 का। यार वैसे तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि एक जो ट्रायंगल होता है, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि जैसे ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, तो 60 के सामने यदि √3 होता है तो 3 के सामने 1 होता है और यहाँ पर 2 होता है, ये रेशियो चलता है √3 to 1। मैं पहले छोटे वाले में देखता हूँ, मैंने कहा कि इसका नाम रख दूँ A, इसका नाम रख दूँ B, इसका नाम रख दूँ C, इसका नाम रख दूँ D। तो मैंने कहा ट्रायंगल BCD में देखो, ट्रायंगल BCD में 30 बन रहा है ना, ये वाला एंगल तो 30 है ना, ये वाला एंगल 30 है, तो इसका मतलब ये तो 90 है तो फिर ये 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने कितना है 78, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा भाई, 60 के सामने √3 होता है तो 30 के सामने 1 होता है, तो सीधा सीधा 78 अपॉन में √3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अच्छा पूरे में चलते हैं, अब पूरे में कहा कि ये 60 है बड़े वाले ट्रायंगल यानी ABC में। अब इन्होंने कहा है ABC में कि ये वाला 60 है तो ये 30 बन जाएगा। अब फिर से वही वाला लगाइए रेशियो कि 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है, यानी टोटल ये 78 है तो टोटल कितना हो जाएगा 78 √3 टोटल यहाँ से यहाँ तक। पूछा इन्होंने क्या है h की वैल्यू कितना ऊपर उठाया जाए, यानी टोटल 78 √3 है और इतना हिस्सा कितना है 78 अपॉन में √3। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा मैं, और इसी को माइनस करना है। तो h की दूरी जितना ऊपर बढ़ाया गया वो हो गया 78 √3 माइनस में 78 अपॉन में √3। तो 78 कॉमन ले लें, 78 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 हो जाएगा। देखो और सॉल्व कर देते हैं फर्दर, बाकी ये सब आपका काम है। 3 माइनस 1 बटे में √3 और कितना आ गया 2 बटे √3, मतलब 78 अपॉन में 2 अपॉन में इंटू में 2 अपॉन में √3। नीचे √3 कहीं नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये √3 मिलकर 3 बन जाएगा, 3 से काटेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 दूनी 52, यानी आंसर कितना है यहाँ से 52√3। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, 52√3। समझ में आया? अब इसको मैं चाहूँ तो एक फर्दर वो भी समझा सकता हूँ कि और कैसे बना सकते थे आप। ठीक है, चलिए एक बार मैं बता ही दूँ क्या, मैं बता देता हूँ। ठीक, इन्होंने बोला ऐसे, एक बार अनफिनिश्ड है तो 30 बन रहा है, ये 78 है, और जब फिनिश्ड पूरा बनवा दिया गया तो एंगल 60 का बन रहा है। तो मैं पहले छोटू वाले में देखता हूँ, इस वाले में 30 वाले में। अब देखो ये क्या है, लंब है, और ये थीटा के सामने लंब होता है, ये आधार है। तो लंब और आधार किस वाले में होता है, tan थीटा में। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब यानी ये, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मान लीजिए x, और नीचे आधार यानी 78, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर x अपॉन में 78। तो x की वैल्यू भी निकालने लग जाएंगे तो 78 अपॉन में √3 आ जाएगा। ये वैल्यू इस यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई, 78 अपॉन में √3। ठीक है, अब जब 60 का एंगल बना रहा तो बड़े वाले में देखना पड़ेगा, तो tan 60 लगाइए, क्योंकि लंबा और आधार तभी मिलेगा जब tan लगाओगे। तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी टोटल, ये मान लीजिए h है, तो h प्लस 78 अपॉन में √3 अपॉन 78, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3। तो √3 बराबर h प्लस 78 अपॉन में √3 अपॉन में 78, तो ये इधर भाग जाएगा, तो आ जाएगा 78√3 इज इक्वल टू h प्लस 78 अपॉन में √3। तो h निकालना होगा तो क्या करोगे, h बराबर हो जाएगा 78√3, उधर है, उधर ही माइनस चला जाएगा 78 अपॉन में √3, जिसको अभी अभी मैंने निकाला है 56√3, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है फेस्टिवल सेल के दौरान, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 400 रुपये वस्तु का मूल्य है फेस्टिवल सेल, क्योंकि मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो ऐसा क्वेश्चन आज मैंने कराया था इसी तरीके का। 400 रुपये का कोई दाम है, अब कह रहे हैं कि फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% का डिस्काउंट देती है। ठीक है, 10 का डिस्काउंट देती है, मतलब 400 रुपये का है, MRP कितने का है 400 का, 10% आपने क्या कर दिया डिस्काउंट, तो 400 का 10% का मतलब 40 रुपये आपने घटा दिया, तो कितने का बेचा 360 का। लेकिन 360 में भी नहीं बेचा, आपने कहा कि एक और छूट दे दी, एक और छूट दे दी, तो कितने में बेचा 216 रुपये में, 216 रुपये में बेच दिया। तो कितनी छूट दी पता नहीं, x% की छूट दी है। पहले बताओ रुपए में कितनी छूट दी, तो छूट बराबर निकालने जाएंगे तो इसका मतलब 60 वो और इधर से तो कितना 144 रुपये के, कितनी छूट दी आपने 144 रुपये की। तो इसी को परसेंट में पूछा हुआ है, मतलब कितने परसेंट की छूट दी होगी आपने, 144 रुपये की छूट दी कितने में 360 में, तो छूट परसेंट बताना है ना, वही तो x है, तो इंटू 100 कर देंगे, 36 से कट जाएगा, 36 चौको 144 होता है, 36 दाम का 10 से 1 कट जाएगा, 40% आ जाएगा। ये जो x है ना, ये 40% की छूट दी गई होगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर। बहुत बढ़िया आलोक, यार आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा ज़रा, मेरा कांटेक्ट है, मेरा कांटेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 में है ना हम। ठीक है, मेरा कांटेक्ट एक तो नंबर है मेरा, दूसरा है @ANSHU 811। ठीक है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हैं, आप कांटेक्ट करिए एक बार, आप भी हमारे ग्रुप में जुड़िए, मतलब हमारी क्लास ना लीजिए, हम ये नहीं करेंगे हमारी क्लास लीजिए, लेकिन आप जुड़िए, अच्छे लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, गाइड करेंगे, और जो लोग बेहतर जानते हो दूसरे छोटों, मतलब जो अभी नए हैं उनकी मदद करेंगे, एक दूसरे सब लोग मिलकर सफलता की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, हाँ ये क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया मुझे, क्वेश्चन गलत तो नहीं, कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 56, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 56। एक सेकेंड, एक सेकंड रुक जाइए जरा, पानी दे दो जरा, प्यास लगी। नहीं है,
जी आते हैं क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम्स एचसीएफ। मतलब एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ यदि x है, एचसीएफ x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 56x। यही तो बोल रहे हो आप, यही तो बोल रहे हो। फिर कह रहे हो विद द सम ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1710, यानी इन दोनों का सम कितना है, मैंने हिसाब से 57x हो गया और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 171 तो इसको काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 3 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी ये 30 है तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या कह रहे हैं, यदि दोनों संख्याओं में से एक 240 है। अब यार एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, LCM इंटू HCF, कहाँ दिमाग है मेरा, HCF बराबर फर्स्ट संख्या